हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने 4:30 बजे काम ख़त्म किया। 15 मिनट में सब कुछ समेटा और 4:45 बजे बैंक से बाहर निकला। मेरा ब्रांच इंदिरा नगर इलाके में, घर नील चौक में। मैं घर पैदल लौटा। लगभग 20 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। 5:05 हुए होंगे जब मैं घर पहुंचा। कल यानी 10 जुलाई को आप ऑफिस पैदल गए थे? जी। क्यों? बस यूं ही। आपकी पत्नी सरिता, उन्होंने सुबह कुछ कहा था आपसे? ऐसा कुछ अलग से तो नहीं कहा, बस वही रेगुलर 8:30 को रोज की तरह नाश्ता हुआ। लीजिए। ओहा, ग्रेट। टीना सो रही है? उठ तो गई थी, लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग टीना बेटू, हाउ आर यू? फाइन पापा। देखिए आपकी मम्मा ने पोहा बनाया, आपका भी फेवरेट है ना ये तो। अब जब तक टीना अपना नाश्ता और दूध नहीं खत्म कर लेती तब तक आप भी ऑफिस नहीं जाएंगे। प्लीज टीना बेटू ऐसा मत करो। भाई जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, नहीं तो पापा को सजा मिलेगी। आ रोज जैसा दिन था। लेकिन रोज जैसी शाम नहीं थी। हमें फोन करके बुलाया गया और जब हम आपके घर पहुंचे तो पीछे का दरवाजा खुला लगता है। चेक करो, मैं बेडरूम में देखता हूँ। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे देखना है कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है। सर जी, पूरे घर में खून फैला हुआ है, क्राइम सीन है ये। बेहतर ये होगा कि आप अंदर न जाएं। पर इतनी खामोशी क्यों है अंदर? उनकी आवाजें सुनाई क्यों नहीं दे रही? धीरज जी, संभालिए अपने आप को। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। शाम तकरीबन 6:15 बजे आपके पड़ोसी ने हमें फोन किया। उससे पहले क्या हुआ? वही जो मैंने आपको बताया सर। 5:05 पर मैं घर पहुंचा। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? जरूरत नहीं पड़ती थी, सरिता हमेशा घर पर ही रहती। आगे क्या हुआ? सर मैंने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया। घर का मेन स्विच क्यों ऑफ किया आपने? क्योंकि सर मुझे लगा कि सरिता ने बेडरूम का एसी ऑन कर रखा होगा। तो हमारा एसी शोर बहुत करता है, मुझे लगा शायद डोरबेल सुनाई नहीं दे रही उसे। और आपकी बेटी टीना, वो भी अक्सर शाम को 6 बजे गहरी नींद में सो जाती थी? जी नहीं, वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज थी। खुद उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती थी। तो ये मेन स्विच ऑफ करना आपका रूटीन था? अक्सर होता था। आगे? मैंने कल भी मेन स्विच ऑफ कर दिया। सरिता को फोन लगाया उसके मोबाइल पर वो उठा नहीं रही थी। फिर मैं फिर से दरवाजे के पास गया। सरिता, सरिता। लगभग आधा घंटा हो गया था सर। सरिता को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा।
फिर मैं ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ गया। सरिता, सरिता, सरिता। अब मुझे टेंशन होने लगी कि आखिर हुआ क्या है अंदर, क्योंकि सरिता कहीं बाहर तो जाती नहीं थी टीना को अकेला छोड़कर। सरिता, 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 सरिता। टीना, धीरज जी, क्या हुआ धीरज जी? पता नहीं रतन जी, क्या प्रॉब्लम है? पिछले 45 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, सरिता दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अंदर खून है जमीन पर। खून? रतन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस को बुलाते हैं। सरिता। मेरे पड़ोसी रतन कुमार ने आपको फोन किया था सर, फिर आप लोग आ गए। आइए सर। सर दरवाजा अंदर से बंद है, चाबी मेरे पास नहीं है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दीजिए सर, मेरी मेरी बेटी और बीवी अंदर है सर, प्लीज। मैसे हो जा, 1 मिनट रुकिए। अंदर खून है, जाहिर सी बात है कुछ हुआ, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। लोकेश। जी सर। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? नहीं थी, मैंने बताया आपको। लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि आपके घर के पीछे भी एक दरवाजा है। क्या हमें आपके घर के अंदर मेन दरवाजा तोड़कर दाखिल होना पड़ा? वो निकल गया दिमाग से। लेकिन पीछे का दरवाजा हमें खुला हुआ मिला। सर, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है सर। ये सारे पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। टायर्स के निशान। कातिल शायद 2 व्हीलर से इस तरह भागा होगा, या भागे होंगे स्कूटर या बाइक। सर, पैरों के निशान वहां तक जा रहे हैं और वहां से वापस फिर स्कूटर की तरफ आ रहे हैं। FSL बुलवाओ और क्राइम सीन सिक्योर करवाओ। पूरा एरिया अंदर बाहर एक एक कोना सर्च करवाओ। ऑब्वियसली ये दरवाज़ा आप लोगों ने तोड़ा है, तो ये दरवाज़ा एविडेंस लिस्ट में नहीं होगा। करेक्ट। इस दरवाजे पे कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। मैंने भी सबसे पहले यही नोटिस किया था। सर, यहाँ कुछ है। जब हम किचन स्कैन कर रहे थे, ये चीजें मिसिंग लग रही हैं। कातिल ने शायद विक्टिम सरिता हुजा के सर पर इन्हीं से वार किया होगा। उसके बाद उसने सारे एविडेंस यहाँ डंप किए होंगे, फिर वापस वहाँ गया और 2 व्हीलर लेकर निकल गया। और यहाँ गार्डन की मिट्टी कातिल की फुटवेयर से चिपक गई होगी। हम खून से सने हुए फुटप्रिंट्स के ट्रेसेस ले लेते हैं, टेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अटैकर या अटैकर्स के पास एक थैली या एक बैग और भी रहा होगा, जिसमें चोरी का हुआ सामान उन्होंने रखा और भाग गया, या फिर भाग गए, क्योंकि बेडरूम में काफ़ी उथल पुथल है। लॉकर में कुछ कैश या ज्वेलरी था? एक बार मैं अपनी बेबी और बेटी को देख सकता हूँ? आपको उस घर में रहते हुए
तकरीबन 20 साल तो हो गए होंगे। जी हाँ। लेकिन आपके घर के पीछे एक और दरवाज़ा भी है, ये आपको याद नहीं आया? नहीं आया याद। सर जब खिड़की का कांच तोड़कर मैंने अंदर खून देखा तो मेरी सोच सुन पड़ गई थी। फुटप्रिंट्स के बगल में भी खून की बूंदें थी और मेरा अनुमान है कि फुटप्रिंट्स और उसके बगल वाली बूंदों के ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच नहीं होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाकू टूटा हुआ है, आधा चाकू विक्टिम सरिता के एब्डोमेन में लॉन्च था और इसका ये हैंडल जो हमें उस बैग से मिला, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। इसका मतलब ये एक ही चाकू। सर मैंने कातिल की संभावित मूवमेंट्स और क्या क्या हुआ होगा उसका एक रफ मैप बनाया है। 30 मिनट्स में प्रेजेंट करूंगा। जल्दी करो। सरिता आहूजा, इनके सर पे बेलन से वार किया गया है और ये घाव किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुआ है। मार्बल के चकले से हुआ होगा जो टूटा हुआ मिला। चाकू पेट में अटक गया होगा, खींचते वक्त टूट गया होगा। तो कातिल को भी चोट आई होगी शायद। ब्लड वाले फुटप्रिंट्स के राइट साइड में फर्श पर खून की बूंदें थी, तो हो सकता है ये बूंदें कातिल के जख्मी राइट हैंड से टपकी। विक्टिम की बेटी टीना, इसकी मौत गला घोटने से हुई है और मान लेते हैं कि अगर कातिल के राइट हैंड में चोट लगी थी तो उसने टीना का गला अपने लेफ्ट हैंड से घोट दिया। इसीलिए टीना के बॉडी पर कातिल के खून के कोई निशान नहीं। टीना की बॉडी हमें उसकी बेड पर मिली थी। मरने से पहले टीना ने काफी स्ट्रगल किया हो। ये देखिए नाखून, विक्टिम ने कातिल को खरोचा है। न मां पर हुआ न बेटी पर। माँ और बेटी की मौत के बीच में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहा होगा। लगभग कुछ नहीं। 10 जुलाई की शाम को 3 और 4 बजे के बीच ये दोनों मर्डर्स हुए और अगर अपर लिमिट पकड़े तो 4:30। हस्बैंड धीरज आहूजा ने हमें बताया कि वो अपने घर 5:05 पर पहुंचे थे और वो बैंक से निकले थे तकरीबन 4:45 बजे। भैया कल शाम को हुए है सब और आपने हमें आज बताया। उमेश, मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जीजू, जीजू मेरी कल ही तो बात हुई थी सरिता दीदी से, तब सब कुछ ठीक था। ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं करुणा, पता नहीं। मैं बस ऑफिस से घर लौटा और धीरज जी, आपने अभी तक बताया नहीं कि घर में से क्या क्या चोरी किया गया हो सकता है। सारी ज्वेलरी हमारी बैंक लॉकर में रहती है। घर में कैश था लगभग 25,000 रुपए। ये 25,000 कैश आपने आजकल में रखा था या पहले से यहाँ पे मौजूद था? 4 दिन पहले विथड्रॉ किया था। सर 1 मिनट। सर, इस कॉलोनी में तो सीसीटीवी नहीं है, लेकिन सामने वाले बिल्डिंग में भी हाल ही में सीसीटीवी लगाया गया है। एक काम करो, कल यानी 10 जुलाई के सारे दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की भी मंगवा लो। जी सर। शायद सर कातिल का इस घर में बार-बार आना जाना रहता था। हो सकता है। घर में फोर्स एंट्री के निशान तो है नहीं। ये सामने वाला दरवाजा तो खैर हमने ही तोड़ा है, जरूर पिछले दरवाजे से आया होगा। ये मुझे चोट आई जब मैंने खिड़की से पर्दा हटाने की कोशिश की। जीजू, सरिता दीदी से कल कोई मिलने आने वाला था क्या? मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। नीलेश ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है और मेरा और आपका अनुमान लगभग एक जैसा ही। आंसर, क्राइम सीन पर 2 ब्लड ग्रुप सैंपल्स मिले हैं। पहला AB पॉजिटिव
और दूसरा है ओ पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। विक्टिम सरिता आहूजा का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था और उनकी बेटी टीना का A पॉजिटिव। और क्योंकि टीना का खून तो बहा ही नहीं था, इसलिए O पॉजिटिव शायद कातिल का ब्लड ग्रुप है। ये फुटप्रिंट वाला ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है जो कि सरिता का था, और उसके बगल में ये जो ड्रॉप्स हैं इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। मतलब कातिल जख्मी हुआ और ये खून की बूंदें उसके जख्मी राइट हैंड की शायद। क्वाइट पॉसिबल। वो अपने इंजर्ड राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़कर बेडरूम नंबर 2 से बेडरूम नंबर 1 की तरफ गया होगा, और इस दौरान उसके हाथ से खून टपकता रहा फर्श पर। उंगलियों के निशान मिले हैं कबर्ड और लॉकर पर। दोनों जगह लेफ्ट हैंड की उंगलियों के निशान हैं। अंगूठे की पोजीशन से पता चला कि ये फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट हैंड की हैं। लॉकर चाबी से खोला गया, तोड़ा नहीं गया, कोई फोर्स नहीं। लॉकर की चाबी कबर्ड में रहती है, कपड़ों के नीचे। जो कातिल को पता थी। कातिल आपकी जान पहचान का ये धीरज? मेरी जान पहचान का? या फिर शायद आपकी फैमिली की जान पहचान का? कोई जान पहचान का आदमी मेरी सरिता और टीना को क्यों मारेगा? कल ही सरिता दीदी से कह रही थी कि अगले हफ्ते मैं उन्हें मिलने आ जाऊंगी। काफी दिन हो गए थे उनसे मिली नहीं थी, और आज जब आई हूं तो दीदी टीना आपका ब्लड ग्रुप क्या धीरज? मेरा ब्लड ग्रुप? जी, आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। पर क्यों? किचन में ब्लड के फुटप्रिंट वाले कोई निशान नहीं। इसका मतलब कातिल ने विक्टिम सरिता के सर पर बेलन से वार शायद किचन में किया होगा। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। श्योर, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस, हमारा अनुमान हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि किचन में ब्लड की कुछ ही ड्रॉप्स मिली जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जो कि सरिता का ब्लड ग्रुप है। सर पर वार होते ही सरिता खुद को बचाने के लिए किचन से बेडरूम की तरफ भागी होगी, और इसी दौरान उसके सर से ब्लड की कुछ बूंदें गिरकर ज़मीन पर आ पड़ी। बेडरूम की तरफ भागी होगी खुद की और बेटी की फिक्र में, और कातिल ने शायद चकला उठाकर उसका पीछा किया होगा। ये चाकू कातिल अपने साथ लेकर आया होगा? नो, ये चाकू सरिता के किचन का ही है। सर, सरिता किचन में थी, आटा गूंदा हुआ था, सब्जियां काटी जा रही थी, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी जब अटैक हुआ। ये चाकू कातिल ने वहीं से उठाया होगा। चाकू घर का ही है, मैंने क्रॉस चेक करवाया है। जी हाँ, हमारी किचन का है। कातिल ने सरिता के सर पर बेलन से वार किया किचन में, उसके बाद बेडरूम में चकले से उसके सर पर मारा, और फिर चाकू से स्टैबिंग की। उस दौरान उसका राइट हैंड इंजर्ड हुआ होगा, और चाकू का एक हिस्सा सरिता के पेट में रह गया। उसके बाद उसने टीना को भी मार डाला, लेफ्ट हैंड से गला दबाकर। जिस वक्त टीना पर अटैक हुआ वो अपने बेड पर सो रही थी। टीना ने फाइट बैक किया लेकिन बच नहीं पाई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कातिल पक्का राइट हैंड में इंजर्ड हुआ होगा। मैंने टीना के गले पर पड़े मार्क्स के प्रिंट्स को ब्लो अप किया, लेफ्ट हैंड का निशान। इसी लेफ्ट हैंड से उसने कबर्ड खोला, और फिर कपड़ों के ढेर के नीचे से लेफ्ट हैंड से ही उसने लॉकर की चाबी निकाली, और फिर लेफ्ट हैंड से ही लॉकर खोलकर उसमें से 25,000 रुपये में निकाल लिए। उसके बाद कातिल ने सारे अहम सुराग इकट्ठे किए और घर के पीछे वाले गार्डन में फेंक कर चला गया। सब कुछ बाएं हाथ से किया गया। पीछे का दरवाज़ा खोलना, बैग फेंकना। मैंने मिस्टर आहूजा से कंफर्म किया है, वो बैग भी इसी घर को बिलोंग करता है। और घर के पीछे वो जो टायर के निशान मिले, वो किसी बाइक के नहीं बल्कि किसी गियरलेस स्कूटर के टायर के निशान हैं। जी नहीं, ये कंपाउंड वाले स्कूटर के टायर के निशान नहीं है। मैंने कत्ल वाली रात को उस स्कूटर की पूरी स्कैनिंग की थी, टायर एक एक पुर्जा स्कैन किया था। ये मिस्टर आहूजा का स्कूटर नहीं है। तो धीरज आहूजा ने किसी और स्कूटर वाले को सुपारी दी अपनी बीवी और अपनी फिजिकली और मेंटली चैलेंज बेटी को मारने की। वेल इंस्पेक्टर, अब यहाँ से आपका डिपार्टमेंट है। मेरा काम था क्राइम सीन रिक्रिएशन की ब्लूप्रिंट तैयार करना, और अभी तक की डिटेल है कि कातिल एक सिंगल आदमी है, उसके राइट हैंड में चोट लगी है, और उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। क्राइम सीन पर मिले सुरागों को बड़ी ही बारीकी से स्टडी करके फोरेंसिक टीम ने इस हत्याकांड का एक तरीके से एक्शन रिप्ले रचा। अब यह जानना था कि कातिल कौन था, उसने ये डबल मर्डर क्यों किए, और क्या ये 25,000 रुपए की चोरी सिर्फ एक पर्दा था पुलिस को गुमराह करने के लिए। और अब पुलिस कैसे पहुंचेगी कातिल तक? मैंने सुपारी दी अपनी ही बीवी और बच्ची को मरवाने के लिए।
धीरज जी, इतना तो पक्का है कि सिंपल चोरी के दौरान हुए मर्डर्स का केस तो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैंने? मैं यही कह रहा हूं कि ये दोनों मर्डर्स आपने करवाए, क्योंकि घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। कातिल को घर के अंदर वेलकम किया गया, और ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी उसी के लिए खाना बना रही थी। आपकी पत्नी सरिता जी ने अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और आपकी बेटी टीना, जो कि पहले से ही फिजिकली और मेंटली चैलेंज थी, उसने स्ट्रगल तो की, लेकिन फिर भी खुद को नहीं बचा पाई। और मैंने अपनी टीना और बीवी को मरवाया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। किस बेसिस पे? कि मेरी बीवी खाना बना रही थी? लॉकर की चाबी की लोकेशन किलर को पता थी, क्योंकि मुझे पीछे के दरवाजे के बारे में ख्याल नहीं आया था। हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और धीरज जी और उनकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि टीना दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। सरिता जी का लगभग सारा समय उसी को संभालने में ही जाता था। धीरज आहूजा और सरिता आहूजा के बीच संबंध कैसे थे? संबंध तो अच्छे ही थे। हाँ, वैसे कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्या है ना, सरिता जी बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करती थी। मेरा मतलब है पैसे वाली फैमिली से, और धीरज जी हमारे जैसे वर्किंग क्लास। पर शारदा, ये तब की बात है जब उन लोगों की शादी हुई थी। शादी के इतने सालों बाद ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पर आप सोचिए ना जरा, सरिता जी हमेशा कार में ट्रैवल करती थी और धीरज जी हमेशा स्कूटर पे दिखाई देते थे। सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर कोई बात रही भी होगी तो पति पत्नी के बीच में रही होगी। पति पत्नी के बीच? ये आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है। ये 10 जुलाई की सुबह को आप अपने घर से ब्रेकफास्ट करके बैंक के लिए निकले। और उसी शाम 5:02 पर आप बैंक से घर लौटे, और वो भी पैदल। पर आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि धीरज जी, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है सर? आपके सुबह बैंक जाने से लेकर शाम घर लौटने तक हमें आपके घर के पास शक करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। कातिल आपके घर के अंदर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ, पर अफसोस पीछे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और ये बात शायद कातिल को अच्छी तरह से पता थी। आपके घर की बैक साइड कन्वीनियंट है किसी के भी आने के लिए। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पंप हाउस है, डेड एंड सा, और एक पतली सी गली है जो चौल से गुजरकर सीधी आपकी कॉलोनी में दाखिल होती है। जाहिर सी बात है, कुछ चुपके से आया और चुपके से चला गया, और कोई नहीं देख पाया, और यही हुआ। आप अभी भी ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने किसी को बैक साइड से अपने घर भेजा सरिता और टीना का मर्डर करने? हम पिछले 3 दिन की नहीं, बल्कि 1.5 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके। तो हमने देखा कि आप हर रोज सुबह अपने घर से बैंक स्कूटर पर जाते हैं और स्कूटर पर ही वापस आते हैं, और आपके वापस आने का टाइम होता है तकरीबन 4 से 4:30 के बीच। लेकिन 10 जुलाई की सुबह आप अपने घर से बैंक पैदल चलकर गए और पैदल ही वापस आए, और आपके लौटने का वक्त है 5:02। आपकी रोजाना की टाइमिंग से लेट, अच्छा खासा लेट, आधा घंटा। आप भी सर्विस ही करते हो? कभी बैकलॉग नहीं होता? कोई अर्जेंट काम, फाइलिंग रेडी करना, भेजना? वाकिफ होंगे इस सबसे? बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए हमने आपके बैंक के स्टाफ से बात की। किसी को भी आपके बैंक में आधा घंटा ज़्यादा रुकने पर शक नहीं, क्योंकि आप बैंक के मैनेजर हैं। पर आपको शक है मेरे ओवर टाइम करने पर, मेरे पैदल घर लौटने पर, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जानबूझकर किया? हमें तो लग रहा है, और हमें शक है, पूरा शक है। और आप साबित कीजिए कि हमारा यह शक
बेबुनियाद है। सर, इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारी फैमिली और जीजू की फैमिली में हमेशा से क्लास डिफरेंस रहा है। हमारी फैमिली वेल ऑफ है, जीजू की मिडिल क्लास। तो इस डिफरेंस से आपके जीजू को कोई तकलीफ होती थी? 23 साल की शादी थी सर, एडजस्ट हो गए थे। पक्का एडजस्ट हो गए थे? देखिए सर, मेरे जीजू बहुत ही सिंपल इंसान है, पर बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने लिए एक पोजीशन बनाई है। तो आपके जीजू की ये पोजीशन सरिता जी के लिए काफी थी? दीदी ने कभी अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए। घर में एक एसी चाहिए थी तो एसी लग गई थी। दीदी को कार की आदत थी, जीजू को नहीं थी, फिर भी उन्होंने दीदी के लिए कार खरीदी। दीदी हमेशा कार से ही आती जाती थी हर जगह, पर जीजू कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके कुछ उसूल हैं, वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। टीना क्या? टीना हैंडीकैप थी ना? सर, आप ये कहना चाहते हैं कि टीना का स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से उन दोनों के बीच कुछ तनाव? नहीं सर, वो दोनों टीना को बहुत प्यार करते थे। देखिए करुणा जी, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या टीना उन पर बोझ थी? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी फैमिली, जीजू की फैमिली, जीजू के भाई उमेश जी, उनकी वाइफ ऋतु जी, उनके बच्चे प्रीति और अभिमन्यु, हम सब टीना को बहुत प्यार देते थे। आप एक मारी गई स्पेशल चाइल्ड को बोझ कहकर इस तरह उसका इंसल्ट न करें। हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे। ये एक डबल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एक चोरी के दौरान हुए नहीं लगते। ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी। सर, टीना हमारे जिगर का टुकड़ा थी सर। लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से मार दिया गया। क्यों सर, क्यों? वो हमारे दिलों को, हमारे घरों को खुशियों से भर देती थी सर। आप जिस घर में रहते हैं वो किसका है? जी मेरा है। ये कैसा सवाल हुआ सर? ये जो आपका घर है वो आपका पुश्तैनी घर है? आपके पिताजी आपके लिए छोड़ गए थे? हाँ, और उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? आपके बड़े भाई धीरज आहूजा, उनका भी इस घर में कोई हक है? सर, वो मेरे बड़े भैया हैं। जाहिर है मुझसे ज्यादा हक उनका है इस घर पे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं सर। उन्होंने मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद चले गए। और इस दरियादिली की कोई खास वजह? वो घर छोटा है। सरिता भाभी बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी। वो इस घर में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, इसलिए भैया ने अपने लिए दूसरा घर ले लिया। उनकी उतनी हैसियत भी है, काफी पढ़े लिखे हैं। बैंकिंग के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली थी, बाद में फिर बहुत तरक्की की। और आप? सर, मैं भैया जितना स्मार्ट नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में दलाली करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। पर सर, इस सब का इस हादसे से क्या ताल्लुक है? शायद नहीं, या शायद है। लेकिन सर, मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे धीरज भैया सरिता भाभी और टीना का कत्ल कभी नहीं कर सकते। टीना उन पर कभी बोझ नहीं थी। वो हम में से किसी पर भी बोझ नहीं थी। तो फिर टीना का कत्ल क्यों हुआ उमेश जी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इतना तो बता सकते हैं कि आपका बेटा अभिमन्यु इस वक्त कहाँ है? अभिमन्यु? उसे बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो आप लोगों के बीच में नहीं था। आपकी भाभी का कत्ल हुआ, आपकी भतीजी का कत्ल हुआ। वो ना तो धीरज जी के घर आया और ना ही उनके फ्यूनरल में शामिल हुआ। अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया है? तो उससे करवाया गया। क्या? उमेश जी, क्या आपने अपने बेटे अभिमन्यु से अपनी भाभी सरिता और अपनी भतीजी टीना, इन दोनों का कत्ल करवाया?
हम सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, पर इंस्पेक्शन के लिए हमें स्कूटर हिरासत में लेनी होगी। जितना छुपाओगी उतना और फंसोगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे स्कूटर पर खून के धब्बे हैं। बोलो, कहाँ है तुम्हारा भाई अभिमन्यु? और तुम्हारे पापा का इन मर्डर्स में कितना हाथ है? ये क्या वाहियात आरोप लगा रहे हैं? अभिमन्यु एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, टॉपर है। बहुत अच्छी बात है, हमें भी मिलना है आपके इस टॉपर बेटे से। उसका प्रोजेक्ट सबमिशन चल रहा है, तो अपने दोस्त के घर पर ही रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों से मतलब 10 जुलाई। अभिमन्यु का फ़ोन नंबर और दोस्त का एड्रेस लिखिए। जब मुझे पता चला कि किलर का राइट हैंड इंजर हुआ होगा मर्डर के दौरान, सर तभी मुझे अभिमन्यु भैया पर शक हुआ। अभिमन्यु के राइट हैंड पर 10 जुलाई को कोई घाव था? मम्मी मंदिर गई थी, पापा काम से बाहर गए थे, मैं घर पर अकेली पढ़ाई कर रही थी। भैया क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तू दरवाजा बंद कर। आपके शर्ट पर खून क्यों है? और ये बैंडेज? बोला ना सब ठीक है। स्कूटी से गिर गया था, ग्लास से कट हुआ, डॉक्टर अंकल ने पट्टी कर दिया। सुन, अब मैं 2-4 दिन के लिए रुपेश के घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा को बोल देना, ठीक है? वो पास की लॉन्ड्री में भी स्कूटर पर जाते, स्कूटर के बिना कहीं नहीं जाते। लेकिन सर उस दिन वो स्कूटर घर पर ही छोड़ गए थे। बाद में मम्मी ने मुझे उन्हें फ़ोन करने को भी कहा था जब ताईजी और टीना के मर्डर्स की खबर आई, लेकिन भैया ने मुझसे कहा कि वो बिज़ी है और बाद में फ़ोन करेंगे। लेकिन सर वो एक बार भी नहीं आए। तभी मुझे और अजीब लगा। गुड, देर से आए पर दुरुस्त है। अच्छा कि तुमने ये सब कुछ अभी बता दी। प्रीति, अभिमन्यु ने? मुझे नहीं मालूम मम्मी, भैया ने मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया। त्रिपाठी, मैं रुपेश के घर जा रहा हूँ और उमेश ओझा को वहीं पुलिस स्टेशन रुकने के लिए कहना। पता करते हैं उसकी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट क्या है। सर क्या हुआ? मेरा बेटा मिला? मिल जाएगा, और इस केस की सच्चाई भी बहुत जल्दी मिल जाएगी उमेश जी। सच्चाई छुपाई नहीं छुपती कभी। रुपेश वर्मा? जी सर। अभिमन्यु आहूजा अंदर है? हाँ सर, अंदर ही है, बुलाओ। ये सारा मटेरियल फोरेंसिक जाएगा, सब कुछ स्कैन होगा। एनालिसिस रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। जी सर। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तुम्हारी स्कूटर मिली हमें, और स्कूटर पर तुम्हारे खून के धब्बे भी। तो बताओ, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा? प्रणाम ताई जी। अरे अभी आ बेटा, आ अंदर। ये ले बेटा। आप ताया जी अंदर? नहीं बेटा, आज ताया जी लेट है, ओवर टाइम चल रहा है। कभी आएंगे? कुछ बोल नहीं सकती। तुम सीधा कॉलेज से आ रहे हो? जी। ताई जी एक बात करनी थी। पहले कुछ खा लो, खाना बना दो। ओके। ताई जी, नेक्स्ट वीक मेरे कॉलेज का सबमिशन है, एक प्रोजेक्ट है, मटेरियल्स लेने हैं। मुझे 2500 रुपये लगेंगे।
हेल्प कर देंगे प्लीज़? तभी तो मैं सोचूं अभी तक मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे थे। ताया जी मुझे पैसे के लिए कभी मना नहीं करते थे। फीस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पापा के पास कभी इतने पैसे होते ही नहीं थे, और प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। पर उस दिन ताया जी घर पर नहीं थे, और ताई तो ये जो तुम हेल्प हेल्प कह करके हर दूसरे दिन अपने ताई जी से जो पैसे ले जाते हो ना, उसका असली नाम है भीख। सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे मांगता हूँ ताया जी से। पापा के पास कभी इतने होते ही नहीं। और यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा है। नहीं, कभी तुम आते हो, कभी खुद तुम्हारे पापा आते हैं। अगर इंजीनियरिंग करने की हैसियत ही नहीं थी तो एडमिशन ही क्यों ली? मेरिट स्टूडेंट हूँ ताई, स्कॉलरशिप भी मिलती है, बस पूरी नहीं पड़ती। मतलब तुम हर बार ऐसे ही आकर के पैसे मांगोगे। तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी, फिर तुम्हारी बहन प्रीति कॉलेज जाएगी, वो पैसे मांगेगी। कभी तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कि ताया जी की अपनी फैमिली भी है, टीना की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे हैं। पर नहीं, तुम लोगों का तो भीख मांगना रुकता ही नहीं। चुपती है ना बातें बेटा, जानती हूँ, लेकिन बिना कहे मेरे दिल की भी चुभन कम नहीं होती। मैं चलता हूँ ताई। ना बैठ, मैं रोटी बना देती हूँ। इतनी बुरी भी नहीं है तेरी ताई जी जितना तू समझता है। और सुन, ये बातें ताई जी से मत करना, और ना ही उनसे पैसे मांगना। बैठ अभी। सर, ताई से पैसे मांगने में हमेशा शर्मिंदगी होती थी मुझे। ताई आसपास होती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, ये भी मुझे पता था। लेकिन सर, उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने, भिखारी बोल दिया सर। 10-15 मिनट वहीं बैठा रहा सर, मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में। फिर टेंशन थी कि प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करूंगा। पूरे साल की मेहनत थी सर। बार बार वो भिखारी वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर बस कुछ ऑफ सा हो गया मेरे अंदर। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। अभी ताया जी जब भी कैश देते लॉकर से देते थे। मुझे मालूम था चाबी कहाँ रखते थे। फिर तुमने वो सारा सामान घर के पीछे वाले गार्डन में फेंका और वहाँ से भाग गए। तुम जानबूझकर पीछे के दरवाजे से आए और सामने वाला दरवाज़ा अवॉइड किया, क्योंकि तुम जानते थे कि सामने वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है। नो सर, मुझे नहीं पता था वहाँ सीसीटीवी है। मैं पीछे के दरवाजे से ही आता था और वहीं से जाता था। तुमने अपनी ताई जी और अपनी बहन टीना का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा तिरस्कार किया। ये सब करने के लिए तुम्हें किसी और ने उकसाया था, भड़काया था? सर, कहाँ है मेरा बेटा? कुछ कहा उसने? जी हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये दोनों कत्ल उसी ने किए। क्यों? उसका कहना है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे। पापा, वो कुछ पैसे चाहिए थे प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। कितने चाहिए? 2500। अभी तो इतने पैसे है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं पापा, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। आधा घंटा मेरा वेट नहीं कर सकता। आकर देता था ना तुझे पैसे। आज तक मना किया तुझे। आई एम सॉरी ताया जी। ताई जी ने बहुत बेइज्जती कर दी थी, भिखारी बोल दिया था मुझे। उसके लिए तुमने उसे टीना को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? तुम क्या करोगे? उमेश क्या करेगा?
मेरी माँ, प्रीति, सब लोग हम क्या करें? अभिमन्यु के माता पिता और बहन को भी यह तिरस्कार चुभता था, पर जब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु ने किस तरह तिरस्कार का जवाब दिया, तो उन्हें खुद ऐसा तिरस्कार महसूस हुआ जो जीवन भर शायद भुला ना पाएंगे। धीरज आहूजा पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका सारा परिवार, उनकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। अब उतना ही दर्दनाक मुकदमा होगा जब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए अपने भाई के बेटे को सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने अभिमन्यु के खून से सने जूते भी बरामद कर लिए हैं जो उसने कत्ल के दौरान पहने थे। ये जूते अब सबूतों की लिस्ट में जुड़ गए हैं। अभिमन्यु इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और बहुत जल्द मुकदमे का सामना करेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.